तो हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड वेलकम टू द क्लास। ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम लोग आज बेसिकली। तो आज से हम लोग अपना कार्बन स्टार्ट करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून बेटा। तो आज से हम लोग अपना हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने वाले हैं। जीओसी हम लोगों ने देख लिया। तो ध्यान से समझना, हाइड्रोकार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी हाइड्रोकार्बन में जो जो मैकेनिज्म और जो जो चीजें पढ़ेंगी वो पूरे 12th की केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पर्टिकुलर, उसमें बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है। तो जरा ध्यान से समझना आप लोग सभी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर पूरा, जो हम लोगों को कवर करना है। राइट। चलो तो देखते हैं फटाफट क्या है। तो ये हाइड्रोकार्बन की क्लास है। तो देखो, हाइड्रोकार्बन को कैसे हम बेसिकली डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो ऐसा सिंपलेस्ट एल्केन, मान लो कोई एक सिंपलेस्ट एल्केन का नाम ले रहा हूं। मतलब इस हाइड्रोकार्बन के अंदर ना हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और लास्ट में थोड़े से एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन और उसकी इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो शो करता है, उसकी बात करने वाले हैं पूरा बेटा। ठीक है। तो ये हम लोगों का पूरा इसमें रहने वाला है, तो ध्यान से समझना आप लोग। सो सिंपलेस्ट एल्केन क्या है। तो अगर मैं सिंपलेस्ट एल्केन की बात करूं, जो कि मीथेन है, विच इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सीएनजी। आप सबको पता है सीएनजी गैसेस का, है ना, कि सीएनजी गैसेस जो होती हैं उससे हमारी व्हीकल्स वगैरह, गाड़ी वगैरह चलती हैं। तो जो सीएनजी गैसेस होती हैं उसमें इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होता है मीथेन। ठीक है। मीथेन होता है उस सीएनजी गैसेस में। नाउ द एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर आल्सो नोन एज एल्केन। यानी जो भी एलिफेटिक सैचुरेटेड, देखो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है पहले आप ये समझो। अगर मैं चैप्टर का मतलब बताऊं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इन्हीं दोनों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी द स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज बेसिकली नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात क्या हो रही है यहाँ पे, कि जो एलिफेटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, आप सबको पता है कि सेचुरेटेड का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेचुरेटेड की, यानी सिंगल बॉन्ड की। यानी द एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर आल्सो नोन एज एल्केन्स। ठीक है। तो पहले हम लोग इसमें पूरा एल्केन्स पढ़ेंगे, फिर एल्कीन्स पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद से एल्काइंस और लास्ट में एरोमेटिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो गया। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी द एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। चलो तो फटाफट देखते हैं क्या कहानी है। तो देखो, द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन इज CnH2n+2। राइट। सो जो जनरल फॉर्मूला है किसके लिए, एल्केन का, वो क्या है, CnH2n+2। मतलब अगर C यहाँ पे 2 है तो H कितना होगा बेटा, 2 to the 4 + 2 दैट इज 6, है ना। C यहाँ पे अगर 4 है तो H कितना होगा बेटा, 10। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है हम लोगों का एल्केन का। ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया चीज अच्छे से। तो ये बात मैं बता रहा था कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2, वेयर N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्केन। ठीक। नाउ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर डेकेन इज C10H22। इसको डेकेन बोलते हैं। जब भी कार्बन एटम 10 हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, डेक। और सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या बोला, डेक एन। सो इसको हम लोग बोल रहे हैं द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द डेक एन इज दिस। राइट। नाउ एल्केन आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। एल्केन्स के और किस नाम से जानते हैं, पैराफिन्स। वाई, बिकॉज दे हैव अ लिटिल एफिनिटी टूवर्ड्स मैनी रीजन। बहुत सारे रीजन के प्रति इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, बहुत लेस एफिनिटी होती है। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। ठीक है। इसको पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो जल्दी से एक चीज बता दो, ये वाली चीज क्लियर हुई क्या। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था कि डे टू डे लाइफ से लेके, और नॉर्मली एल्केन का कहाँ यूज होता है, और एल्केन को हम कहाँ कहाँ उसकी रिएक्टिविटी के टर्म्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। यस। तो ये बेटा एकदम क्लासिफिकेशन है। देखो कोई भी ऑर्गेनिक चैप्टर है ना, उसको दो तरीके से पढ़ते हैं। मतलब
पढ़ने का तरीका क्या होता है? पहला तरीका होता है कि उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ेंगे कि भाई ये सब कंपाउंड बना कैसे। जब एक बार कंपाउंड बनाना सीख जाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप किसी कंपाउंड को देख के बता सकते हो। जैसे मैंने बोला कि ये ब्लैक कलर का है, मैंने किसी चीज को देख के बोला ये येलो कलर है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो जो भी चीज आप देख के बता सकते हो उन सबको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये तीन चीजें पढ़नी होती है किसी भी ऑर्गेनिक चैप्टर में, किसी भी कंपाउंड की। उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बस तीन चीजें करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा पूरा, है ना। चलो, तो सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हम लोगों के लिए वो है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। किससे बनाएंगे? तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। मतलब आप अनसेचुरेटेड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो एल्कीन्स और एल्काइंस है उनकी हेल्प से हम लोग एल्केन्स बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे कैसे बनता है, क्या कैटलिस्ट यूज होता है, क्या रीजेंट यूज होता है, यही तो पता होना चाहिए और क्या। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन इस मेथड का नाम है। क्या नाम है बेटा मेथड का? कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, राइट। सो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, तो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन किसका करेंगे बताओ? एल्कीन्स का करेंगे और एल्काइंस का करेंगे। यानी कैटेलिटिक, कैटेलिटिक का मतलब हुआ इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, और हाइड्रोजनेशन का मतलब हुआ कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। ठीक है, हम किसका एडिशन करेंगे? हाइड्रोजन का। क्लियर है? और किसमें करेंगे? एल्कीन्स और एल्काइंस में करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं फटाफट। तो कैटलिस्ट क्लियर हो गया सबको? निकल यूज करेंगे, प्लेटिनम यूज करेंगे या पैलेडियम यूज करेंगे? तो आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए बेटा कि अगर कैटलिक हाइड्रोजनेशन करते हो क्या होगा वहां पे आपका? कैटेलिस्ट। ये चीज क्लियर है क्या? एक बार जल्दी से कंफर्म करो आप सभी। क्लियर है? कैटलिक हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करना। किसमें? एल्कीन में और एल्काइन में। तो क्या बनेगा? एल्कीन। क्लियर है? यस, चलो वेरी गुड। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो H2 है। सबसे पहले अगर किसी को बच्चे को ध्यान नहीं है कि व्हाट इज कैटलिस्ट, तो वो भी मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा कि हम कैटलिस्ट किसको बोलते हैं। तो कैटलिस्ट बेटा एक ऐसा रीजेंट होता है, अ रीजेंट दैट इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग अपियरिंग इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब कैटलिस्ट का वह रोल होता है कि वो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है विदाउट बीइंग यूज्ड, है ना। यानी इसका कोई काम तो नहीं है लेकिन ये रिएक्शन को घटा या बढ़ा सकता है, और खुद का कोई यूज नहीं कराता, खुद कोई खर्च नहीं होता, अपने आप बच जाता है बेचारा। ठीक है, तो बहुत ही स्मार्ट चीज है कैटलिस्ट। तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो ये देखो, ये है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें क्या ऐड कर दिया हमने बेटा? H2 को ऐड कर दिया। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हमने H2 को ऐड किया। तो क्या मिला होगा देखो? CH3 हो गया। तो एल्कीन से एल्कीन बन गया, इथीन से इथेन बन गया। तो यही बनाना था हमको H2 ऐड करके। ठीक है, इथेन से इथीन बना दिया हम लोगों ने। क्लियर है? इथीन में H2 ऐड करके इथेन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट नोट, मैंने कैटलिस्ट का नाम क्या लिखा था? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तीनों लिखे थे ना। ये तीनों को यूज कर सकते हैं, पर यहीं से ना क्वेश्चन आता है पेपर में और कई बार आया भी हुआ है इसके ऊपर। क्या पूछा है देखो? प्लैटिनम एंड पैलेडियम कैटेलाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। जो प्लैटिनम है और पैलेडियम है वो कैटेलाइज कर देता है रिएक्शन को एट रूम टेम्परेचर, बट रिलेटिवली हाइयर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड विद द निकल कैटलिस्ट। ठीक है, यानी प्लैटिनम और पैलेडियम तो बहुत अच्छा है, वो रूम टेम्परेचर पे भी यूज कर लोगे, लेकिन अगर आप निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हो तो आपको वहां पे थोड़ा सा हाइयर टेम्परेचर एंड प्रेशर का रिक्वायरमेंट होगा विद द निकल कैटलिस्ट। तो ये नोट पॉइंट आप जरूर याद रखना सभी। ठीक है, ये नोटेबल पॉइंट सबको याद रखना है कि पीटी और पैलेडियम वी यूज दिस एट रूम टेम्परेचर इवन। ठीक है, बट फॉर यूजिंग ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट वी नीड सम हाई टेम्परेचर, राइट। सो ये इन तीनों कैटलिस्ट में थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि आप निकल यूज करोगे तो थोड़ा सा हाइयर टेम्परेचर चाहिए होगा एज कंपेयर टू प्लैटिनम एंड पैलेडियम। डन, चलो वेरी गुड।
अब चलते हैं आगे हम फटाफट। चलो, सो मैकेनिज्म देखते हैं कि ये हाइड्रोजनेशन जो हुआ है, इसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से ये H2 ऐड हुआ होगा। क्या कोई मैकेनिज्म है पर्टिकुलर इसका? तो चलो फटाफट देख लेते हैं भाई कि किस किस तरीके से ये हमारा पूरा हुआ है। तो सबसे पहले, a substrate molecule are assumed to undergo homolysis into atoms at the surface of the catalyst। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ पे कौन था बताओ जल्दी। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये था बेटा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट उसको बोलते हैं रिएक्टेंट को, है ना। तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। तो क्या लिख रहा है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का होमोलिसिस होता है। होमोलिसिस का मतलब समझ रहे हो? होमोलिसिस हेट्रो, होमोलिसिस का मतलब होता है कि इस तरीके से टूटेगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेंगे, राइट, दोनों लेंगे एक एक। सो दिस इज कॉल्ड होमोलिसिस फिजन। जब बॉन्ड इस तरीके से टूटे कि एक शेयरिंग के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, दोनों में बराबरी बराबरी का बंटवारा हो जाए। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन ले गया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला ले गया। तो जब भी इस तरीके का होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे होमोलिसिस टूट रहा है ये। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आर अज्यूम्ड टू अंडरगो होमोलिसिस इनटू एटम at the surface of the catalyst. Now, this substrate is absorbed on the surface of catalyst। ये जो substrate टूटेगा, ये कैटलिस्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा एंड हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस। ठीक है। अब रिमेंबर क्या रखना है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट, कि कैटेलिटिक H2 एडिशन जो है उसको सीन एडिशन बोलते हैं। कौन सा एडिशन बोलते हैं बेटा? सीन एडिशन। तो याद रखना, पेपर में पूछता है व्हाट इज सीन एडिशन है कि एंटी एडिशन है। अभी मैं समझा देता हूँ कि सीन और एंटी एडिशन आप किसको बोलते हो, ठीक है, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि ये सीन और एंटी एडिशन का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, सेन और एंटी एडिशन कहने का मतलब मेरा कुल मिला के ये है कि एक ऐसा एडिशन दैट जॉइन द पार्ट्स ऑफ एडिंग रिएजेंट ऑन द सेम साइड और द फेस ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज सेन एडिशन। मतलब देखो ध्यान से आप, जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये एक्स और वाई है। तो अगर एक्स और वाई एक ही साइड पे अटैच्ड हो गए, ठीक है, यानी एक ऐसा एडिशन द पार्ट्स ऑफ द एडिंग रिएजेंट ऑन द सेम साइड, कि एक ही साइड दोनों ऐड हो गए, दोनों रीजन। जैसे एक्स और वाई देख रहे हो, ये भी इधर ऐड हो गया और वाई भी इधर ही ऐड हो गया। तो जब दोनों एक ही साइड में ऐड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सीन एडिशन। और वहीं पे अगर ये दोनों अपोजिट अपोजिट ऐड होते, अपोजिट अपोजिट, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी एडिशन। ठीक है। तो सीन एडिशन का मतलब याद रखोगे कि जब भी ऐसा एडिशन जिसमें जो रीजेंट है वो एक ही साइड में ऐड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सीन एडिशन। और ये जो हाइड्रोजनेशन है वो कौन सा एडिशन होता है? सीन एडिशन होता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि ये सीन एडिशन का एग्जाम्पल है। ठीक। चलो, now, अब ये एंटी एडिशन क्या होता है तो समझ चुके होगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें तो, कि एक ऐसा एडिशन यानी एन एंटी एडिशन joins the part of the adding region to the opposite faces, right? An anti-addition joins the part of the adding reagent on the opposite faces of the reactant। जो opposite faces of reactant की तरह ऐड कर ले, that is called anti-addition। ठीक है। यानी एंटी एडिशन क्या हुआ? एन एंटी एडिशन joins the part of the adding reagent on the opposite faces of the reactant। ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे एक्स वाई कैसे ऐड हुआ है, एक्स तो इधर ऐड हो गया बट वाई देखो अपोजिट ऐड हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड एंटी एडिशन। ठीक। सो हाइड्रोजनेशन ऑफ 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन in presence of platinum will give two syn product, that is the 2 methyl group below the plane and 2 methyl group above the plane। ठीक। तो इस तरीके को याद रखना, मतलब देखो दो ग्रुप एक नीचे है या दो ग्रुप ऊपर है, तो दोनों जब एक साथ है तो सीन एडिशन ही हुआ ना, दोनों मिथाइल ग्रुप। एग्जांपल से दिखा भी देता हूं मैं आप लोगों को। ये देखो, जैसे ये है मेरा, इसका नाम क्या बोला हम लोगों ने? 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। समझ रहे हो? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6। तो इसका नाम क्या हुआ? 1,3 डाइमिथाइल हेक्सीन। ठीक है। सो 1,3 डाइमिथाइल हेक्सीन। तो जो 1,2 डाइमिथाइल हेक्सीन का हाइड्रोजनेशन है वो कैसा है? सीन एडिशन है। देखो, या तो CH3 कैसे ऐड हो रहा है?
प्लेन के अंदर या प्लेन के बाहर। देखो ये दो सिंबल होता है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं। जब भी सिंबल ऐसे 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 बना हो, ठीक है, और एक सिंबल होता है इस तरीके से, इस तरीके से, दोनों में फर्क क्या है बताओ। ये होता है जो दिखाता है कि प्लेन से बाहर है, कि प्लेन से बाहर है। जैसे ये कोई चीज हो गई तो ये प्लेन से बाहर है, बाहर की तरफ। और ये वाला सिंबल बताता है कि ये प्लेन के अंदर है, ठीक है, प्लेन के अंदर है। तो देखो यहाँ पे दोनों CH3 प्लेन के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों CH3 प्लेन के बाहर जा रहे हैं। तो ये दोनों केस में कौन सा एडिशन हो गया है? सीन एडिशन देखने को मिल रहा है। कौन सा एडिशन बेटा? सीन एडिशन। तो दोनों के दोनों केसेस में हम लोगों को सीन एडिशन देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो ये कहानी आपको राइट। चलो, तो ये समझ आ गया क्या? एक बार बता दोगे फटाफट, ये वाला एडिशन समझ आया हाइड्रोजनेशन का? H2 ऐड किया है, एल्कीन ही है, और किस तरीके से ऐड किया बस वो समझाना था, सीन एडिशन। प्रोडक्ट वाला साइड समझ नहीं आया, ठीक है बेटा, देखो दोबारा बताता हूँ। प्रोडक्ट वाले देखो, ऐड तो H2 ही करना है ना, तो ये तो आप समझ गए कि भाई H2 को ऐड करना है, तो यहाँ पे H2 ऐड होगा। तो जैसे ही H ऐड होगा, मान लो मैंने बोला कि एक एक एच ऐड हो गया, ये रहा, ये रहा, एक एक एच, तो ये साइक्लो अब क्या बन गया है? 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। जो हेक्सेन था वो हेक्सेन हो गया, एक एक एच मिल गया। अब प्रोडक्ट साइड में ये बता रहा हूँ कि ये देखो, या तो तुम CH3 की पोजीशन ले लो या H की पोजीशन ले लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो चलो मैं H की पोजीशन समझा देता हूँ, अगर तुम्हें गड़बड़ है समझने में तो। देखो, हो सकता है ना कि ये जो एच है, क्योंकि ये रिंग है बेटा, तो हो सकता है कि एच जो है वो प्लेन के ऊपर से अटैक हो, या एच प्लेन के नीचे से अटैक हो, दोनों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो ये रिंग है, तो रिंग में हो सकता है कि एच ने ऐसे लगा है जाके वहां पे, ठीक है, अंदर की तरफ। या ऐसे भी तो हो सकता है कि वो एच जो है वो ऐसे बाहर की तरफ लग रहा है। तो देखो यहाँ पे, इस वाला का मतलब ही मैंने बताया कि ये प्लेन के अंदर होता है, ठीक है। तो प्लेन के अंदर ये वाला सिंबल, और प्लेन के बाहर ये प्लेन के आउटसाइड वाला सिंबल है। तो प्लेन के आउटसाइड ये सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन को देखो, दोनों हाइड्रोजन प्लेन के आउटवर्ड है, ठीक है, दूर जा रहा है, और यहाँ दोनों अंदर जा रहा है, ठीक है। तो वही बता रहे कि एच किस तरीके से वहां पे लगा है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक बार अंदर की तरफ और एक बार बाहर की तरफ, बस ये बता रहा है वहां पे। समझ आया? ओके। चलो, अब देखो बेटा, अब ना ईज ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स है, मतलब कौन सा एल्कीन बहुत जल्दी से रिडक्शन जिसका हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी डिटेल से एक एक क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें ये सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ईज ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स क्लियर है कि किस तरीके से रिडक्शन होता है। मतलब आपको इसमें ये बताना है कि तीन चार एल्कीन दे देगा आपको, और बोलेगा बताओ किसका हाइड्रोजनेशन जल्दी होगा, किसका हाइड्रोजनेशन फास्ट होगा। तो वो वाली चीज आपको इसमें कंसीडर करनी है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं ईज ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स। तो देखो क्या बोल रहा है, द ईज ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्कीन डिक्रीज with the degree of substitution. My voice is cracking. Let me check. सबको प्रॉब्लम हो रही है वॉइस में, या पर्टिकुलर एक बच्चे को प्रॉब्लम हुआ? क्योंकि नेटवर्क तो सही है यहाँ पे अभी, मेरे को जो शो हो रहा है, ठीक है। हो सकता है बेटा थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया होगा। चलो देखते हैं। That is, the ease of reduction of an alkene decrease with the degree of substitution of the double bond. क्या कह रहा है, ध्यान से, बहुत नोटेबल पॉइंट है कि जो ईज ऑफ रिडक्शन है, कि कितने आसानी से रिडक्शन होगा एल्कीन का, वो घटता जाता है विद द डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ द डबल बॉन्ड। मतलब जैसे जैसे डबल बॉन्ड के ऊपर सब्सटीट्यूशन बढ़ता जाता है, डबल बॉन्ड के ऊपर सब्सटीट्यूशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो ईज ऑफ रिडक्शन है वो घटता जाता है। अभी समझते हैं एग्जाम्पल से।
Alkynes are more reactive than alkenes toward the catalytic hydrogenation as they are less hindered. अब देखो एल्काइन और एल्कीन से ही समझ जाओ। अगर मैं बोलूं कि ये एल्कीन है तो आपको पता है ना, एक एच यहाँ होगा, एक एच यहाँ होगा, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, तो ये क्या हुआ, एल्कीन। अगर मैं एल्काइन बनाऊं तो एल्काइन कैसे बनता है, बस एक एच इधर और एक एच इधर। तो यहाँ पे ज्यादा ये जो हिंडर्ड की बात हो रही है उसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। तो हिंडर्ड का मतलब क्या भाई, तो हिंडर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो दो दो ग्रुप लगे हुए हैं इस कार्बन के पास। हो सकता है इस दो कार्बन हाइड्रोजन की जगह दो मिथाइल ग्रुप भी लग जाते। तो वही कह रहा है कि एल्काइंस जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन एल्कीन्स टुवर्ड द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्यों, क्योंकि इस पे जब H2 का एडिशन होगा तो ये आसानी से एडिशन हो जाएगा। इसके आसपास कार्बन के पास सिर्फ एक एक ग्रुप दिख रहा है, जबकि इसमें कार्बन के पास दो दो ग्रुप दिख रहे हैं, है ना। तो वही बोला है कि एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स टुवर्ड्स द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एज दे आर लेस हिंड्रेड, क्योंकि वो लेस हिंड्रेड होते हैं। हिंड्रेड का मतलब लेस क्राउडेड होते हैं, ठीक है, वहां पे ज्यादा भीड़ नहीं है उस कार्बन पे, इसीलिए वो ज्यादा रिएक्टिव है। अभी एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से पहले ऊपर वाला पॉइंट क्लियर करते हैं, ठीक है, कि ये क्या बोला है मैंने, कि डबल बॉन्ड का सब्स्टिट्यूशन के साथ ईज ऑफ रिडक्शन बढ़तेगा और घटेगा, ये क्या कहानी है। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की, तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, ध्यान से देखना। वी हैव एक रिंग है, एक यहाँ पे मैंने नाम दे रखा है ए, दिख रहा है ना सबको विजिबल ए, और यहाँ पे है बी, ठीक है। अब दोनों जगह डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजनेशन तो उस डबल बॉन्ड पे ही होगा, है ना। तो अब देखो कहाँ पे आसानी से होगा, मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ अगर जिनको समझ नहीं आ रहा हो, कि मान लो ये कहानी है कुल मिला के, कि एक बेंजीन टाइप तो नहीं है, एक ईन बना दिया, तो ये रहा डबल बॉन्ड, और ये रहा यहाँ CH3, डन। फिर यहां से गए, इधर लगा हुआ है CH3, और ये रहा आपका डबल बॉन्ड, और इसको नाम दिया बी, ठीक है, इसको नाम दिया है ए। अब बोला है कि इसमें H2 का एडिशन करना है, हाइड्रोजनेशन करना है। अब आप मुझे बताएं कि हाइड्रोजनेशन कहाँ पे आसानी से हो जाएगा, ठीक है, यही बताना है कि हाइड्रोजनेशन किसका इजी तरीके से हो जाएगा, राइट, कि हाइड्रोजनेशन किसका इजीली पॉसिबल है यहाँ पे। तो चलो देख लेते हैं भाई, किसका हाइड्रोजनेशन यहाँ पे पॉसिबल है आसान तरीके से, इजी तरीके से। हाँ, देखो, तो अब H2 को ऐड होना है, यहाँ पे भी डबल बॉन्डेड है, बट यहाँ का जो कार्बन है बेटा, क्या वो लेस क्राउडेड है या मोर क्राउडेड है, समझो। यहाँ का जो कार्बन है, एक ग्रुप इस कार्बन पे इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, और एक डबल बॉन्ड इधर से है। मतलब इस वाले कार्बन पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इस वाले पे कार्बन दो, एक तीन, एक हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। तो ऊपर वाले केस में क्या है, ऊपर वाला केस कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि ऊपर से एक CH3 आ रहा है, यहाँ पे एक कार्बन है, इधर से भी एक ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे C, और यहाँ पे एक H। ये वाली कहानी है बेटा, मैं ए की बात कर रहा हूँ, ए वाले की, डन। अब जरा बी वाले को समझो, बी वाले का में क्या हो रहा है, बी वाले का केस क्या है। तो अगर मैं बी वाले को समझूं तो बी वाले का केस क्या है, तो बी वाले का केस कुछ इस तरीके का है क्या। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हाइड्रोजन, बेटा जहां पे डबल बॉन्ड है ना वहीं पे एडिशन होगा ना हाइड्रोजन का। ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, तो वहीं पे तो हाइड्रोजन ऐड होगा, क्योंकि हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, मतलब एल्कीन में H+ को ऐड कर रहे हैं, तो जहां डबल बॉन्ड होगा वहीं ऐड करना है, गॉट इट, डबल बॉन्ड होगा जहां। अब देखो मैं बी वाला स्ट्रक्चर बनाता हूं जरा, तो बी वाले पे क्या है, बी वाले की कहानी देखो क्या है, ये सी, इसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है। एक बार फिर से, चल दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को हाइड्रोजनेशन कराना है, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, कि जैसे मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पे H2 को लाके ऐड कर रहा हूँ। तो बेटा हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि एक एक H दे दो इन कार्बन को, ये डबल बॉन्ड है ना इस कार्बन पे, तो एक एक और आ गया हाइड्रोजन इनके पास, तो ये बन गया, ये बन गया हम लोगों का एल्कीन। उसी तरीके से मान लो कोई इतना बड़ा सा कंपाउंड है, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, फिर आ गया CH3, डन। दो एक तीन इच्छा, दो एक तीन, हाँ। अब मान लो इसका किसी ने बोला हाइड्रोजनेशन करो, तो बेटा हमें हर जगह थोड़ी करना है, इसका हाइड्रोजनेशन होगा सिर्फ ये जो डबल बॉन्ड है, यानी ये क्या हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा जो CH2 जो डबल बॉन्ड वाला है,
फिर से CH2 और CH3। तो इस तरीके से हाइड्रोजनेशन करना है। समझ गए? अब मैं यहाँ पे समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि किसका जल्दी से हाइड्रोजनेशन हो जाता है, ईज ऑफ रिडक्शन। आप समझ आया थोड़ा सा? बताओ जल्दी। हाँ, चलो गुड। अब देखो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो। ये मैंने ए के लिए डायग्राम बनाया है, ए के लिए। दिस इज फॉर ए। बी का क्या कहानी है बताओ? बी वाला कैसे है? बी वाला कार्बन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एक ऊपर से आया, यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, एक ग्रुप लगा हुआ है ना? तो देखो, एक इधर से आ रहा है, एक ग्रुप लगा हुआ है, दो और दो चार, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो, और एक एच ये रहा, एक एच ये रहा। ठीक है। अब ये दोनों में हाइड्रोजनेशन कराना है, यही होगा ना बी? ध्यान से देखो तो, एक ऊपर से आ रहा था, ग्रुप ले लिया, सी है, एक इधर से आ रहा है, सी डबल बॉन्ड, और इसके बाद दो एच। अब तुम मुझे खुद बताओ, ए और बी में कहाँ पे हाइड्रोजनेशन जल्दी होगा? मतलब H2 जल्दी से ऐड कहाँ हो जाएगा? अभी अभी एग्जांपल बताया था, एल्कीन और एल्काइन में, जहां पे लेस क्राउडेड होता है, कम भीड़ होती है, वहां पे हाइड्रोजनेशन जल्दी हो रहा है। अब मुझे जल्दी से आप सोच के बताओ, ए और बी में कहाँ पे जल्दी हो जाएगा? बताओ। देख, तो जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? कि order of reactivity of B is greater than A. Why? It is because A has a more number of alpha hydrogen than B, and hence A is more stable than B. A has 7 alpha hydrogen atoms, where B has 4 alpha hydrogen atoms. So A will have more hyperconjugation structure and hence more stability. As a result, B will be more reactive than A. Also, B has a less degree of substitution. देखो, B has a less degree of substitution है, ठीक है? सो ऑल्सो बी हैविंग द लेस डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे तो आप सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे कि एक ऊपर से ग्रुप है, दोनों है, तो वही लिखा है कि एस बी हैज अ लेस डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द डबल बॉन्ड एज कंपेयर टू ए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है, कि ए और बी में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तुम्हें सब्स्टिट्यूशन देखना है, उसके हिसाब से इसको बता देना, ठीक है, कि हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है बेटा, ये भी समझ लो। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा है CH3, ठीक है, CH3, और ये रहा हमारा H ग्रुप। डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यस बेटा, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कितना। जैसे अभी बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, मान लो मेरे पास CH3 है, यहाँ पे मेरे पास CH3 है, ऐसे मान के चलो। तो डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये रहा हमारा मेन डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड के पास देखो, तो अल्फा कार्बन कौन कहलाएगा? तो ये ग्रुप हो गया, ग्रुप के बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा कहलाएगा, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। अब मुझे बताओ, अल्फा कार्बन पे ही तो होगा अल्फा हाइड्रोजन, है ना? अल्फा कार्बन के पास होगा अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है? इसी के पास तो है। देखो, तीन यहाँ है, तीन यहाँ है, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना? जबकि इसके पास कितने हैं? तीन, बस तीन। इसको काउंट नहीं करोगे क्योंकि इस पे कार्बन ही नहीं है। तो जहाँ पे अल्फा कार्बन होता है वहीं पे अल्फा हाइड्रोजन भी होता है। तो यहाँ पे तो ऐसे कुछ कहानी है ही नहीं। इसीलिए आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन की बात ही नहीं है, ठीक है? तो ये हमारा 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया है। अब अगर आप ध्यान से देखो दोनों के स्ट्रक्चर को, तो अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को दोबारा बना के दिखाऊं तुम्हें, तो क्या था? समझो, ये था कुछ CH3 डबल बॉन्ड, ये था, ये ये और ये, यही था ना? यही था, ठीक है। बी। अब बताओ बेटा, कहाँ अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? तो बोल रहा है इट हैज ए हैज अ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? बताओ, ए पे मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्यों है? साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड का हो गया, इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन है। कैसे? देखो, यहाँ पे गए, एक ग्रुप लगा है सी, यहाँ पे कितने एच होंगे बेटा? एक एच, दो एच, दो तो होंगे ना?
क्योंकि कार्बन के एक इधर से मिल रहा है, एक इधर से मिल रहा है, दो और दो एच होंगे तो टोटल चार वो हो गए। तो अल्फा और अल्फा ये भी है, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? छह है। बताओ जल्दी, छह है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो ये हो गए, काउंट करो। कार्बन है यहाँ पे, एक बॉन्ड इधर से मिल रहा है, एक बॉन्ड इधर से मिल रहा है, दो और दो हाइड्रोजन है, और दो ये हो गए और तीन ये हो गए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इट ए हैज अ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देन बी, हेंस ए इज मोर स्टेबल देन बी। व्हाई? ए हैज अ सेवन अल्फा हाइड्रोजन एटम, ए के पास सात अल्फा हाइड्रोजन एटम है। क्या कैलकुलेट कर सकते हो कि ए के पास सात अल्फा हाइड्रोजन एटम है? कैसे गिनोगे बताओ? देखो, सबसे पहले ये इस वाले कार्बन पे आ जाओ, तो डबल बॉन्ड यानी यहाँ पे भी कितने होंगे, एक एच, दो एच। ठीक है, तो सबसे पहले गिन के बताओ, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? अल्फा हाइड्रोजन मैंने बता दिया किसको बोलते हैं, कार्बन के बाद जो नेक्स्ट कार्बन होता है उस पे। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके नेक्स्ट कार्बन पे जो भी होता है उसी को बोलते हैं। तो ये वाले के पास भी दो दो हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल हो गए यहाँ पे कि दो, तीन तो ये दिख रहे हैं आपको, तीन हाइड्रोजन, दो ये दिख रहे हैं पांच, और दो ये सात। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? सात हैं ए वाले पे। बी वाले की अगर बात करो, तो बी के पास सिर्फ चार अल्फा हाइड्रोजन है। बी के पास चार क्यों है, कोई समझा सकता है? बी के पास सिर्फ चार ही अल्फा हाइड्रोजन कैसे है? देखो, बी ये रहा, ये, अब ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको दोबारा देखो, एक मिटाता हूं ताकि तुम्हें क्लियर दिखे। देखो क्या बात हो रही है कि भाई बी की तो कुछ कहानी इस तरीके से है, ये रहा भाई आपका बी। तो बी की कहानी बताइए, बी के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये ए है, ये बी है। अब यार ये हुआ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डन। तो इसका नेक्स्ट कार्बन कौन हुआ? नेक्स्ट कार्बन तो यही हुआ, ये वाला। ठीक है, तो एक कार्बन ये दिख रहा है नेक्स्ट। इसके पास कितने होंगे? इसके पास साफ साफ दे रखा है, ये CH3 है अपना, तो एक एच, दो एच, तीन CH3। और बेटा ये भी होगा, ये रिंग वाला, तो रिंग वाले में एक बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड इधर, तीन बॉन्ड इधर, इसके बाद एक ही एच तो होगा बेचारे के पास। तो देखो एक एच इधर और तीन एच इधर, तो यानी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे सिर्फ चार है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे सिर्फ चार है, जबकि ए वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? ए वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन थे सात। तो मैं वही बता रहा हूं कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, दे हैव अ मोर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जब पढ़ा था तो बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अच्छा होता है और स्टेबल होता है। एज अ रिजल्ट बी विल बी मोर रिएक्टिव देन ए, जो बी है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा ए से। ठीक है, as a result b will be more reactive than a, also b has a less degree of substitution। अब ये बात तुम्हें कैसे समझ आएगी कि b का लेस डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन है? तो ये भी समझ सकते हो आसानी से, बिल्कुल। कैसे? ये b है, तो b में डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से हो रहा है? एक सब्स्टिट्यूशन ये है b पे, और एक सब्स्टिट्यूशन ये है, तो सिर्फ दो ही तो है सब्स्टिट्यूशन। मतलब दो ही ग्रुप तो दिख रहे हैं, एक ये ऊपर से ग्रुप दिख रहा है आपको पूरा बड़ा, और एक ये वाला ग्रुप दिख रहा है, दो। जबकि आप ए को देखो कितने सब्स्टिट्यूशन है, एक यहाँ से सब्स्टिट्यूशन, दूसरा यहां से सब्स्टिट्यूशन, तीसरा यहां से सब्स्टिट्यूशन। तो ए के नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था यहाँ पे कि द ईज ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्कीन डिक्रीज विद द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगा तो उसका रिडक्शन एल्कीन का घटेगा, है ना? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बी हैज अ लेस डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसीलिए बी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। अब समझ आए डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूरा ये और अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना? जल्दी से बताओ एक बार। बताओ बेटा, नहीं समझ आया तो दोबारा बताऊंगा क्योंकि जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ आया? सिंपल। यहाँ पे देखो ना, ए के पास एक CH3 डोनेट कर रहा है,
एक ये वाला पूरा ग्रुप है, एक ये वाला पूरा ग्रुप है, तो 3 डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। जबकि यहाँ पे सिर्फ दो है, एक ऊपर से रिंग और एक ये बस, तो डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कम है। तो जितना डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होगा, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी, और जितना डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी तो बढ़ती है, बट रिएक्टिविटी घटने लग जाती है। ठीक है, चलो अब मुझे इसी पे एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है तुम सबके लिए, और फटाफट सभी आंसर्स करेंगे इसका। ठीक है, कि द ऑर्डर ऑफ हीट इवॉल्व अपॉन द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड विद H2। तो एक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया है H2 के साथ। अब आप मुझे बताओ कि द ऑर्डर ऑफ हीट इवॉल्व, ठीक है, सबसे ज्यादा हीट किस में निकलेगी? तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसमें उतनी ज्यादा हीट निकलेगी। बात तो यही हो रही है ना। द ऑर्डर ऑफ हीट इवॉल्व अपॉन द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो मुझे बताओ इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो बस। अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता देते हो तो फिर उसी से हम लोग हीट का ऑर्डर निकाल देंगे। ठीक है, तो फटाफट बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है इसमें? स्टेबल वो होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। चलो देखते हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखो, तो ये कार्बन इससे अटैच्ड है, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? इसके पास होंगे एक, दो, है ना, क्योंकि एक बॉन्ड इधर से कार्बन को मिल रहा है, चार हो गए कंप्लीट। अब ये और कार्बन तो हो ही गया, ये भी अल्फा है, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन में क्या है, एक बॉन्ड इधर से, दो बॉन्ड इधर से, एक ही एच होगा बस, क्योंकि यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट क्या है? CH3 का, वो सब्स्टिट्यूट है CH3 का। तो ये अल्फा में काउंट नहीं होगा, अल्फा में ये वाला ही काउंट होगा बस, क्योंकि ग्रुप के नेक्स्ट अल्फा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फा काउंट करूं तो कितने अल्फा हो गए बताइए? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं दो, और एक तीन, तो सिर्फ तीन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको देखो, तो ये हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नेक्स्ट अल्फा हाइड्रोजन वाला ग्रुप ये रहा, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, दो, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, दो, यानी चार। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? फोर। नेक्स्ट देखो इस वाले में, तो ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो नेक्स्ट यहाँ पे तो वही, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ये कार्बन है, तो इसका नेक्स्ट अल्फा कार्बन देखो क्या क्या हो सकता है। एक अल्फा कार्बन तो ये भी हो सकता है, जो कि CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन, दो पांच, और यहाँ पे कितना? फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। ठीक है बेटा, अभी देखते हैं ऑर्डर। और यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा? ये भी तो अल्फा होगा ना, सी के बाद ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। यहाँ पे एक, दो, यहाँ पे भी एक होंगे, यानी तीन, एक चार, चार दो छह, यानी अल्फा एच हो गया यहाँ पे छह। डन। तो 3 4 6, यहाँ पे अब देखते हैं फटाफट। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्फा हाइड्रोजन, तो एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, तो छह तो यही दिख रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे दो एच, यहाँ पे दो एच, तो छः, दो आठ, दो दस। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। ठीक है, तो साफ साफ पता लग गया नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसमें है? डी में, मतलब लास्ट वाले में है। तो द ऑर्डर ऑफ हीट इवॉल्व, तो सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ हीट इवॉल्व किसमें हो जाएगा? सबसे ज्यादा होगा डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। क्या यही ऑर्डर बोल रहे थे बेटा? बताओ जल्दी, यही ऑर्डर बोल रहे थे क्या? DCBA? बताओ बताओ। नो? तो ये समझ आया ना मैंने क्या बोला? ऑर्डर क्यों बोला? ये अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। और जब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा बताओ? जब भी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो वहां पे ज्यादा हीट निकलेगा ना, जो जितना स्टेबल है उसको तोड़ने के लिए या एडिशन होगा तो उतना ज्यादा हीट निकलेगा। तो ये ऑर्डर होना चाहिए आप लोगों का। यानी क्या बोल रहा है देखो, वही चीज कि वन, सर एक बार आप बताएं ना, ये अल्फा का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, देखो बेटा, अल्फा हाइड्रोजन का मीनिंग क्या होता है, मैं सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अब इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे, ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होंगे उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। मतलब जैसे कि ये ग्रुप हो गया, ठीक है, ये ग्रुप हो गया। अब इसी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो लास्ट वाला का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो ये दे रखा था इस लास्ट वाले में, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, और यहाँ पे भी एक दे दिया, यहाँ पे भी एक दे दिया, बोला अल्फा हाइड्रोजन निकालो इसका। तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है देखो, अल्फा का मतलब ये है कि तुम पहले ग्रुप मार्क करो। तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ये डबल बॉन्ड वाली बात हो गई, यही ग्रुप हो गया।
इस ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसका जो नेक्स्ट होता है उसको बीटा कार्बन बोलते हैं। तो ये देखो, इस कार्बन कार्बन का नेक्स्ट कार्बन कौन हो सकता है? एक यहाँ पे कार्बन है और एक यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। इसका नेक्स्ट कार्बन कौन हो सकता है भाई? नेक्स्ट कार्बन ये हुआ CH3, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन ये हुआ, ये वाला CH3, यहाँ पे भी है ना कार्बन। तो ये, और फिर यहाँ पे भी एक ग्रुप है, यहाँ पे भी एक ग्रुप है। अब हाइड्रोजन काउंट करो, क्योंकि जहाँ पे अल्फा कार्बन होगा वहीं पे अल्फा हाइड्रोजन भी होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन पे एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे? दो, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी CH3 है, यहाँ पे क्या हो गया? एक H और एक H, तो टोटल H कितने हो गए? गिनो। तीन। तीन H ये दिख रहे हैं आप लोगों को, तीन H, और तीन H ये दिख रहे हैं, छह, एक सात, एक आठ, एक नौ और एक 10। यानी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने निकल के आए थे? 10 निकल के आए थे, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन, जैसे आप देखो फिर से, अगर डाउट है किसी को तो ऐसे देखो, CH3 है, डबल बॉन्ड है, C है, ठीक है। फिर CH3 है, ये भी CH3 है। देखो अब किसी ने बोला कि अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितने हैं, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन, तो कैसे बताओगे? सबसे पहले ग्रुप मार्क कर लो, ये डबल बॉन्ड है, ये ग्रुप मार्क कर लिया, डबल बॉन्ड। इस डबल कार्बन का नेक्स्ट कार्बन, तो इसका नेक्स्ट कार्बन कौन होगा? नेक्स्ट कार्बन अगर डबल बॉन्ड ना हो तो, बेटा नहीं हो तो कैसे बताओगे अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन जब भी बताओगे जब या तो कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, कोई डबल बॉन्ड होता है, मतलब जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट को अल्फा कार्बन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे एल्कीन की अल्फा की बात हो रही है। उसी तरीके से मान लो ये होता CH3 CHO, एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो इस केस में ये अल्फा कार्बन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप लगा है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, जिसका जो नेक्स्ट कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। तो अल्फा कार्बन इस तरीके से पढ़ते हैं हम, ठीक है, कि कोई ग्रुप लगा है, कोई डबल बॉन्ड लगा है, तो उसके नेक्स्ट कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने होते हैं, ये सेम केस तो है साइक्लिक जैसा ही। अब ये हो गया अल्फा कार्बन, ये भी हो गया अल्फा, क्योंकि इस कार्बन के नेक्स्ट ही तो है दोनों। उसी तरीके से ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, वो इस वाले कार्बन के हैं। तो देखो, तीन इधर से मिलेगा हाइड्रोजन, तीन इधर से, छह, तीन नौ, तीन 12, यानी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 हो गए। तो इस तरीके से बेटा हम लोग अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। अब तो आई गेस क्लियर होगा सबको। क्लियर है? यस। चलो वेरी गुड बेटा। तो अब हमने निकाला ना, तीन, चार, छह और 10 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, मोर विल द हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजन विल बी इवॉल्व। तो इस तरीके से ऑर्डर को अरेंज कर देना, ठीक है। क्या? एक चीज ध्यान से समझ लो, जो एक चीज मैंने बताई थी, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, हीट का याद रख लेना, हीट के साथ मैंने अपोजिट बोल दिया था। हीट में ये याद रख लेना कि जितनी ज्यादा बोला है कि मोर द पॉसिबल हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हेंस लेसर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी इवॉल्व, मतलब वहां पे कम हीट निकलेगा, उसको हीट ज्यादा चाहिए क्योंकि वो स्टेबल हो गया है, लेकिन रिलीज हीट बहुत कम होगा क्योंकि दे आर ऑलरेडी मच मोर स्टेबल। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट रिवर्स कर देना, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ था ना। हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा ये हमने जीओसी में पढ़ा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब ही क्या होता है। देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है ना, CH3, ये है अभी CH3, तो इसके पास ये टेंडेंसी होती है, इसके H के पास, इस H को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इन H के पास ये टेंडेंसी होती है कि ये अपना एक एक हाइड्रोजन इस डबल को दे सकते हैं, ठीक है, एक एक। तो तीन तरीके हैं ना बेटा, तीन हाइड्रोजन है, तो टोटल तीन पॉसिबिलिटी है कि तीनों हाइड्रोजन बारी बारी से उसको देंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन। एक बार दोबारा हम हाइपर कॉन्जुगेशन को एक बार दोबारा और समझा दूंगा, तुम शायद प्रीवियस क्लासेस में नहीं थे तुम लोग। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एक बार और समझ लेना, अभी के लिए बस इतना याद रखना है। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि जब भी डबल बॉन्ड दिख रहा है उस पे अगर नेक्स्ट एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब CH3 है, ठीक है, तो वो अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को वहां पे दे देता है उसके डबल बॉन्ड को फुलफिल करने के लिए, ताकि वहां पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए। उसी को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है हमारी, ठीक है। कोई बोलता है ना, तुमने सुना होगा कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन आर मच मोर स्टेबल, कि ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है।
कार्बोकैटायन 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्या रीजन है इसका? तो आप देखो यहाँ पे कितने सारे अल्फा हाइड्रोजन है, दिख रहा है आपको? 3, 3, 6 और 3, 9, यानी टोटल यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब इस वाला जो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके पास ये ऑप्शन है, 9 तरीके से हाइड्रोजन इसको मिल सकते हैं। 9 के 9 हाइड्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे और इसको थोड़ा सा स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा, उतनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा उसको? तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ये लोग इलेक्ट्रॉन उसको प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपर कॉन्जुगेशन। एक दिन स्टार्टिंग क्लास में तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन को दोबारा बता दूंगा, ठीक है, ताकि तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो जाए हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। ठीक है, चल। अब बेटा पहला मेथड तो हो गया, बहुत ज्यादा डिटेल में हो गया पहला वाला मेथड, काफी टाइम लग गया उसमें। अब सेकंड मेथड है। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, किससे बनाएंगे? पहला मेथड में हमने एल्कीन और एल्काइन यूज किया, और उसमें भी तुम्हें अच्छे से बता दिया कि एल्कीन और एल्काइन में कौन बेस्ट है। तो एल्काइन बेस्ट है, क्योंकि वहां पे लेस डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड क्या लेंगे? सबसे पहले ट्रीट करना है उसको जिंक और डाइल्यूट HCl के साथ। किसके साथ ट्रीट करना है? जिंक और डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन्स द सेम। इसमें एक अच्छी चीज है, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। नाउ अगर आप, हैलाइड का मतलब क्या होता है बेटा? हैलाइड का मतलब होता है जब भी CH3 के साथ कोई भी हैलोजन लग जाता है। हैलोजन समझते हो आप? 17th ग्रुप पीरियोडिक टेबल में। तो 17th ग्रुप जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो इनमें से जब भी कोई चीज लग जाता है तो उसको बोलते हैं हैलाइड। ठीक है, उसको बोलते हैं हैलाइड। ठीक है, कार्बन हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है CH3 एल्केन का, और वहां पे एक H को हटा के एक X लग गया हैलोजन, तो उसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। सो यहाँ पे हम लोग दो तरीके यूज करेंगे। अगर मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम चाहिए, ठीक है, तो हम यूज करेंगे जिंक और डाइल्यूट HCl। और अगर मुझे ऐसा एल्केन प्रिपेयर करना है कि मैं लूं 2 कार्बन वाला और मिले मुझे 4 कार्बन का, मतलब मैं अल्काइल हैलाइड तो लूं 2 कार्बन का, जैसे कि मैं ये लूं CH3Cl, ये एक कार्बन है, इसको बोलेंगे मिथेन क्लोराइड, और मेरा प्रोडक्ट मिले 2 कार्बन का, CH3 और CH3। तो इस वाले मेथड को, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं वुड्स रिएक्शन। ठीक है, जो सेकंड मेथड है सोडियम ड्राई ईथर। तो दो तरीके हैं, दो मेथड है जो हमें इसके अंदर करने हैं एल्केन के अंदर, कि अल्काइल हैलाइड को दो तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर मैं ट्रीट करूंगा जिंक और डाइल्यूट HCl के साथ, सो नंबर ऑफ कार्बन आइटम रिमेन सेम रहेंगे, मतलब जितने हम लेंगे उतना ही हमें प्रोडक्ट में भी मिलेगा। और अगर मुझे डबल द नंबर कार्बन एटम चाहिए, कि अगर मैं 2 लूं तो 4 मिले, 4 लूं तो 8 मिले, 8 लूं तो 16 कार्बन का मिले, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे Na और ड्राई ईथर, जिसको वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे इसको, है ना। चलो तो पहला देख लेते हैं, दैट इज अल्काइल हैलाइड बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ जिंक और डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, मिथाइन क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड मतलब CH3Cl। और किसके साथ ट्रीट करना है बेटा? जिंक के साथ ट्रीट करना होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सम डाइल्यूट एसिड। कौन सा? HCl। तो ये क्या प्रोड्यूस कर देता है? मिथेन। मिथेन मतलब CH4। और क्या प्रोड्यूस करता है? जिंक क्लोराइड, ZnCl2। ठीक है, तो ये एक मेथड है कि जब भी हम CH3Cl को लेंगे और इसका ट्रीटमेंट कर देंगे जिंक और डाइल्यूट HCl के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा? ZnCl2। दिख रहा होगा आपको, ये रहा ZnCl और ये रहा 2। ठीक है, ZnCl2, और ये जो H है वो CH3 के साथ CH4 लग जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये मिल जाता है। ठीक है, तो CH3Cl रहा, जैसे इसको ट्रीट किया तो CH4 प्लस ZnCl2 मिल गया। उसी तरीके से मान लो मेरे पास इतना बड़ा वाला होता है, जैसे कि मेरे पास होता प्रोपेन, प्रोपेन क्लोराइड, CH3 CH2 CH2Cl, और इसको हम ट्रीट करते Zn डाइल्यूट और HCl के साथ, तो भी मुझे ये मिल जाता। क्या मिल जाता? प्रोपेन मिल जाता। ठीक है, तो हम लोगों को प्रोपेन मिल जाता, तो प्रोपेन प्लस ZnCl2। तो इस तरीके से बेटा हम इसको पूरा समझ सकते हैं। ठीक है, कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, और किस किस तरीके से इसको हमें करना है। डन। सो आई होप क्लियर होगा ये चीज, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है,
तो जो नेक्स्ट वुड्स रिएक्शन है उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो टिल तुम लोग इसको ना एक बार देख लेना प्लीज, रिवाइज कर लेना और अच्छे से, क्योंकि हमने बड़े डिटेल से पढ़ा है इन सभी चीजों को, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत इजी तरीके से तुम लोग कर लोगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, सब चीजें करेंगे इसमें कवर हम लोग। ठीक है, तो ध्यान से करना है इसको पूरा, एक एक चीज बताऊंगा तुम्हें, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक। तो नेक्स्ट में इसका मैकेनिज्म और वुड्स रिएक्शन को देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो इसको एक बार आप रिवाइज कर लें। ठीक है। चलो तो एंड करते हैं मीटिंग को।